6 अगस्त 1945 सुबह के 8:10 एलोना गे नाम का एक यूएस प्लेन एक शहर के ऊपर उड़ रहा था और अगले 5 मिनट में कुछ ऐसा हुआ जिसने ना सिर्फ पूरी दुनिया बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी को हिलाकर रख दिया। एलोना गे यूएस का प्लेन जिसने लिटिल बॉय को कैरी कर रखा था। जी नहीं, यहाँ किसी छोटे बच्चे की बात नहीं हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ एक एटम बॉम्ब की, जिसने अगले 5 से 10 मिनटों के अंदर जापान के हिरोशिमा शहर को ख़त्म कर दिया और करीब 70 से 80 हज़ार लोगों ने जिसमें अपनी जान गंवा दी। और उसी के 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 यूएस ने नागासाकी में फैट मैन नाम के एटम बॉम्ब को डेटोनेट किया, जिसने करीब 40,000 लोगों को मार दिया और नागासाकी को बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया। ये कहानी है वर्ल्ड वॉर 2 के एंड होने की, जब फाइनली 15 अगस्त 1945 जापान ने अपना सरेंडर किया यूएस को और इसके साथ अंत हुआ वर्ल्ड वॉर 2 का। I announce it my firm purpose to proceed in the discharge of my responsibilities with justice and tolerance. The Japanese foreign minister signed the instrument of surrender, followed by the Army Chief of Staff. General MacArthur signed. Eyewitnesses saw his hands tremble. The Allied nations signed as well, bearing witness to the end of the worst war in human history. World War II finally was over. जिसमें जापान ने बहुत बड़ी कैजुअलिटी फेस करी और हिरोशिमा और नागासाकी के रूप में, जिसके बाद यूएसए ने जापान पर अपना कंट्रोल करा और एक नेशन जो अब एक एटम बॉम्ब अटैक को सफर कर चुका था, वो अब वाइड स्प्रेड पॉवर्टी और हंगर, फिजिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज एंड इकोनॉमिक कोलैप्स से जूझ रहा था। And coming back to the present moment, after 80 years, आज जापान एक वेल डेवलप्ड कंट्री है जिसके इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होते हैं, जिसकी टेक्नोलॉजी हर कोई कॉपी करना चाहता है। अब बुलेट ट्रेन्स जो आज तक इंडिया में बातों में ही रह गई हैं, वो वहाँ 1970s से ही स्टार्ट कर दी गई थी और उनकी पर कैपिटा इनकम जो आफ्टर द वॉर खाली $150 से $200 रह गई थी, वो आज बढ़ के $40,000 है, जो कि इंडियन रुपीस में 12,000 से 16,000 रुपए से आज बढ़कर अप्रॉक्स 33 लाख सालाना और 2.5 लाख से 3 लाख महीना हो चुकी है। आज हम जानेंगे कि जापान ने ऐसा क्या किया जिसने उसे आज ऐसा बना दिया। वो कौन से स्टेप्स थे जो अगर इंडिया और हमारे जैसे और डेवलपिंग कंट्रीज उठाएं तो हम भी एक डेवलप्ड नेशन बन सकते हैं। Japan was just that fast and efficient. Within 2 short decades, Japan's PPP per capita made a miraculous big leap, improving from a mere 16% of the US level to over 70%. 1945 के हिरोशिमा और नागासाकी सिर्फ एक शहर नहीं थे, वो तो जैसे जिंदा तस्वीरें थी एक ऐसे वक्त की जहां इंसान ने खुद अपने ऊपर क्या कुछ नहीं किया था। पूरे जापान की रूह जले हुए सीमेंट और राख में लिपट चुकी थी। हर कोने में खामोशी थी, ना आवाज थी, ना आसरा। लेकिन दोस्तों, कहानी वही इंटरेस्टिंग होती है जहां लगता है सब खत्म हो चुका है और तब शुरू होती है रीबर्थ की कहानी। सबसे पहले बदला सोच का अंदाज। जापान ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक लाइन लिख दी जो किसी भी वॉर फ्यूल्ड कंट्री के लिए एक सपना थी। जापान विल नेवर अगेन वेज वॉर। एक देश जिसका नाम कभी जंग के लिए जाना जाता था, उसने खुद अपने हाथों से तलवार रख दी और हाथों में उठा ली टूल किट। बोला, अब हम सिर्फ बनाएंगे, बिगाड़ेंगे नहीं। ये था पहला कदम, माइंडसेट का शिफ्ट।
और बिना इसके कोई ग्रोथ कभी असली होती ही नहीं। उसके बाद आई इंफ्रास्ट्रक्चर की बारी। पूरा देश बिखर चुका था, शहर उजड़ गए थे, फैक्ट्रीज खत्म, स्कूल के सिर्फ भूतों जैसे ढांचे बचे थे। तभी अमेरिका ने एक प्लान बनाया, जापान को खड़ा करना पड़ेगा। 1945 से 1952 तक यूएसए ने जापान को ऑक्यूपाई किया, पर एक कॉन्करर की तरह नहीं, एक मेंटोर की तरह। ब्रिजेस बनाए, रोड्स वापस जोड़ी गई, नए स्कूल्स ओपन हुए और हिरोशिमा नागासाकी को पीस सिंबल में बदल दिया गया। ये नेशन जो कभी रो रहा था अब रिहैबिलिटेट हो रहा था। लेकिन सिर्फ बिल्डिंग से कोई देश खड़ा नहीं होता, लोगों को उठाना पड़ता है। और यहां जापान ने चला अपनी सबसे बड़ी चाल, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। उन्होंने समझा कि असली न्यूक्लियर पावर तो ब्रेन में होती है। एजुकेशन को वेपन बनाया और हर बच्चे में डाल दिया डिसिप्लिन और इनोवेशन का बीज। लिटरेसी 99% तक पहुंच गई थी और स्कूल्स ने टेक्स्ट बुक के साथ साथ इंसानियत और परफेक्शन भी सिखा दिया। ये वही जनरेशन थी जो आगे चल के सोनी, होंडा, टोयोटा और निंटेंडो को जन्म देगी। तब तक दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमेशन का दौर आने लगा था और तब जापान ने बोला, इस दौर के किंग बनने के लिए हम तैयार हैं। उन्होंने कॉपी नहीं किया, उन्होंने वर्ल्ड क्लास बनाया। वही टीवी, कैमरास, रेडियोस जो पहले सिर्फ अमेरिका में बनते थे, अब मेड इन जापान के टैग को लेके पूरे ग्लोब में छा गए। और फिर आई एक ऐसी चीज जिसका नाम सुनकर भी दुनिया हिल गई, बुलेट ट्रेन। – 1964 में दुनिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन चल गई, टोक्यो से ओसाका तक। जब इंडिया में साइकिल लग्जरी थी, तब जापान 320 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन बना रहा था, एकदम टाइम के आगे। पर इतनी ग्रोथ तभी पॉसिबल थी जब माइंडसेट और सिस्टम दोनों में एक वैल्यू हो। और जापान के सिस्टम में थी दो चीज जो आज भी उनकी आइडेंटिटी है। पहला, काइजन, हर दिन अपने आप को थोड़ा बेहतर बनाना। और दूसरा, मोनोजुकुरी, हर चीज को इस तरह बनाना जैसे वो दुनिया की सबसे बेस्ट हो, चाहे एक स्क्रू ड्राइवर हो या एक रोबोट। जापान ने परफेक्शन को एक हैबिट बना दिया था। और इसी डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और मैडनेस का रिजल्ट हुआ कि जहां 1920 में पर कैपिटा इनकम सिर्फ $200 थी, वही आज 2025 में वो बढ़कर 40,000 हो गई है। सोचो, एक देश जिसे 2 एटॉमिक बॉम्ब लग चुके थे, जिसका नाम सिर्फ तबाही से जोड़ा जाता था, आज वो दुनिया के टॉप टेक एक्सपोर्टर्स में है। बुलेट ट्रेन, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, प्रिसीजन, सबका किंग बना हुआ है। आज अगर आप हिरोशिमा जाओ तो शायद आपको पहली नजर में कुछ समझ ना आए। एक सुंदर सा शहर, साफ सड़कें, लोग अपने काम में बिजी। पर थोड़ा अंदर जाके जब आप हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क देखोगे, तब समझ आएगा कि ये शहर एक वक्त में किस दर्द से गुजरा था। वही जगह जहां कभी सिर्फ राख थी, आज वहां हर साल लोग इकट्ठा होते हैं, सिर्फ एक बात याद रखने के लिए, कभी फिर से ऐसा ना हो। जापान ने एटॉमिक बॉम्बिंग्स के बाद खुद को खुद ही उठाया, इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा बनाया, इकोनॉमी वापस खड़ी हुई और सबसे इंपॉर्टेंट, उन्होंने अपने लोगों में इन्वेस्ट किया। एजुकेशन को प्रायोरिटी बनाया, डिसिप्लिन को कल्चर बनाया और टेक्नोलॉजी को अपना फ्यूचर। उन्होंने सिर्फ सरवाइव नहीं किया, उन्होंने दुनिया को दिखाया कि अगर नीयत सही हो तो तबाही के बाद भी नया देश खड़ा हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि सब कुछ ठीक हो गया है। हिरोशिमा और नागासाकी के सर्वाइवर्स आज भी रेडिएशन के असर से लड़ रहे हैं और आज के जापान अपने नए चैलेंजेस से जूझ रहा है, जैसे एजिंग पॉपुलेशन और स्लो ग्रोथ। हर सफर अपने साथ कुछ ना कुछ निशानियां छोड़ता ही है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन है कि ग्रोथ सिर्फ इकोनॉमी से नहीं होती, ग्रोथ होती है माइंडसेट से। जापान ने अपनी हार को एक नई सोच में बदल दिया। उन्होंने दुनिया से नहीं, खुद से compete करना शुरू किया और इसी अप्रोच ने उन्हें वहां पहुंचा दिया जहां वो आज हैं।
अगर हम इंडिया की तरफ देखें तो हमारे पास भी चैलेंजेस हैं, पॉवर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, एजुकेशन में इनइक्वालिटीज, लेकिन हमारे पास एक चीज और है, पोटेंशियल। दुनिया का सबसे बड़ा यूथ पॉपुलेशन हमारे पास है, टेक्नोलॉजी में हम तेज बढ़ रहे हैं, आइडियाज हैं, टैलेंट है, सिर्फ जरूरत है एक लॉन्ग टर्म विजन की, एक फोकस्ड अप्रोच की। अगर हम भी एजुकेशन, स्किल बिल्डिंग और इनोवेशन पे फोकस करें, अगर हम जुगाड़ से निकल के क्वालिटी और कंसिस्टेंसी की तरफ बढ़ें, तो शायद हम भी एक नई कहानी लिख सकते हैं। जापान की कहानी किसी परफेक्ट एंडिंग वाली स्टोरी नहीं थी, वो एक ऐसे सफर की कहानी थी जिसमें दर्द भी था, सीख भी और ग्रोथ भी। और सबसे अच्छी कहानी वही होती है जो सिर्फ सुनाने के लिए नहीं, कुछ कर दिखाने का इरादा जगाए। शायद अब वक्त है कि हम भी अपनी कहानी शुरू करें। कैसा लगा आपको जापान का ये सफर? कमेंट सेक्शन में बताएं। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल द टाइम, बाय बाय।